तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु तेंसाई के चैप्टर नंबर 85 के बारे में। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैं आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ। अपने काफी सारे जरूरी काम भी छोड़ देता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, तो बदले में एक सब्सक्राइब और वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं र्यूडस दरवाजा खटखटा रहा होता है एक रूम का। र्यूडस दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, हे यार मैं अंदर आने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। तो जैसे ही र्यूडस रूम के अंदर आता है हम देखते हैं नाना होशी बेड में लेटी होती है। र्यूडस कहता है, नाना होशी प्लीज अगर तुम थोड़ा सा भी खाना खाओगी तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा, कम से कम कुछ तो खाओ। र्यूडस रूम के पर्दे हटाते हुए कहता है, देखो आज तो मौसम भी कितना अच्छा है। और यार यहाँ पे जो नाना होशी होती है हम देखते हैं वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है और वो आराम आराम से एक एक चम्मच करके खा रही होती है। र्यूडस पुरानी बात याद करते हुए अपने मन में सोचता है, उस दिन के बाद से मैं नाना होशी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसको अपने घर में लेके आ गया ताकि मैं यहाँ पे उसका अच्छे से ध्यान रख सकूं। मुझे नहीं पता जब नाना होशी बेहोश हुई थी तब से लेके अब तक उसने कितना सहा है, लेकिन हम आखिरकार कामयाब हो गए चीजों को संभालने का। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मुझे सच में अभी नाना होशी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जब वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था तो जरूर नाना होशी बहुत ज्यादा उदास हो गई होगी, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके फेल होने की वजह से अगर नाना होशी ने अपनी रिसर्च करना बंद कर दिया तो ये नाना होशी के लिए बहुत बुरा होगा। तो चलो फिर। र्यूडस नाना होशी को कहता है, नाना होशी तो मैं अब स्कूल चलता हूँ, तुम यहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट करो और इसको अपना ही घर समझो। हम देखते हैं कि नाना होशी ने अपना खाना भी कंप्लीट कर लिया है। र्यूडस जाते जाते भी नाना होशी के बारे में ही सोच रहा होता है। र्यूडस अपने मन में सोचता है, इस पूरे वक्त में उसने हमेशा अपनी रिसर्च अकेले करी है, वो हमेशा अकेली रही है, तो इसलिए अब मुझे इस वक्त में नाना होशी का साथ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही र्यूडस वहां से जाने वाला होता है तभी नाना होशी कहती है, सब कुछ मैंने सब कुछ करके देख लिया। हमारी दुनिया में मैजिक सर्कल्स एक सर्किट बोर्ड की तरह होते हैं। हमें कई सारे कनेक्शंस, कई सारी तारें एक साथ जुड़ानी होती है ताकि कोई एक चीज ढंग से काम कर सके, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, वो एक चीज हमेशा रह जाती है, वो एक चीज कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि जब जो कमी होती है मैं उसको पूरा भी कर देती हूँ तब कोई एक नई कमी दोबारा से निकल के आ जाती है। और जब मैं उन कमियों को ठीक करने की कोशिश करती रहती हूँ तो जो मैजिक सर्कल होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और आखिर में सब कुछ बेकार हो जाता है। मुझे लगता है मेरे लिए करना नामुमकिन है। अब शायद मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगी। और नाना होशी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अभी भी वो खुद से बस यही बोल रही होती है कि मेरी सारी मेहनत बेकार है। इसके बाद हम देखते हैं र्यूडस एकेडमी चला जाता है और एकेडमी में वो नाना होशी के रूम में जाता है जहाँ पे नाना होशी रिसर्च करती है। वहाँ पे र्यूडस वो मैजिक सर्कल देखता है जो नाना होशी ने एक पेपर में बनाया होता है। र्यूडस उस मैजिक सर्कल को उठा के क्लिफ और जनोबा के पास जाता है और हम देखते हैं जो जनोबा होता है वो अपनी डॉल के साथ चिपका हुआ होता है और र्यूडस को कहता है, वो मास्टर वो क्या चीज है जो आप बात करना चाहते हो क्लिफ और मुझसे? र्यूडस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तो मैं सीधा मुद्दे में आता हूँ। र्यूडस उस मैजिक सर्कल को एक टेबल में रखता है और कहता है, इसको ध्यान से देखो। तो हम देखते हैं वहाँ पे क्लिफ के साथ एलिना लिस भी होती है और जो क्लिफ होता है वो इस मैजिक सर्कल को देख के कहता है, ये मैजिक सर्कल बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। र्यूडस कहता है, क्या तुम ये देख सकते हो कि कौन सा मैजिक सर्कल साफ सुथरा है और कौन सा जो है उलझा हुआ है? क्लिफ कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ये देख सकता हूँ। जो मैजिक टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए एक साफ सुथरे मैजिक सर्कल की जरूरत होती है क्योंकि। तो जो क्लिफ होता है वो एक एग्जाम्पल देते हुए र्यूडस को कहता है, देखो ये जो मैजिक सर्कल है, अगर तुम इस मैजिक सर्कल के इस पार्ट को इस दूसरे पार्ट में जोड़ दोगे तो हो सकता है ये मैजिक सर्कल थोड़ा सा साफ हो जाए। लेकिन जो ये मैजिक सर्कल है इसके ऊपर काफी अच्छा दिमाग लगाया गया है। मैजिक सर्कल में एक हिस्से को दूसरे के ऊपर रखना एक कमाल का आइडिया है, लेकिन इस वजह से ये मैजिक सर्कल
काफी ज्यादा मतलब अजीब हो चुका है। तभी ज़नोबा कहता है, मास्टर ये किस तरह का मैजिक सर्कल है? तभी रूडस कहता है, ज़नोबा ये एक समनिंग मैजिक सर्कल है जिसके ऊपर साइलेंट काम कर रही है, लेकिन साइलेंट यहाँ पे थोड़ा सा अटक गई है, तो इसलिए इस मैजिक सर्कल के ऊपर मैं तुम दोनों की राय जानना चाहता हूँ। ज़नोबा कहता है, लेकिन मास्टर समनिंग मैजिक में तो हम में से कोई भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। रूडस कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन अगर ऐसी कोई भी चीज है जिसमें तुम्हें महारत हासिल है तो तुम्हारा किसी चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है, और चाहे प्रॉब्लम कोई सी भी हो तुम्हें उसका कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाता है। रूडस अपने मन में सोचता है, वैसे भी एक इंसान से भले हमेशा 3 इंसान होते हैं। इसके बाद जो क्लिफ होता है वो मैजिक सर्कल की तरफ इशारा करके बोलता है, देखो ये जो जहाँ से मैजिक सर्कल फट गया है, ऐसा लगता है कि ये जो मैजिक सर्कल है वो इसी जगह पे आके फेल हुआ है। तो इसका मतलब ये है जो ये मैजिक सर्कल है ये अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी कोई ना कोई कमी बाकी है। इसके बाद क्लिफ मैजिक सर्कल में अपना दिमाग लगाने लगता है, वो अपने आप में ही बातें कर रहा होता है। अगर इसको हम यहाँ पे मिला दें तो कैसा रहेगा? नहीं, अगर हम इसको यहाँ पे मिला देंगे तो ये वाला जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस मैजिक सर्कल को दोबारा से स्केच से ड्रॉ करें तो ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी ज़नोबा कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये जो पैटर्न है ये काम कर जाएगा अगर हम इसको अलग अलग हिस्सों में बनाएं इन पैटर्न्स को? और जो ज़नोबा होता है उसका आइडिया सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं। क्लिफ उससे ढंग से पूछता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इससे? इसके बाद जो ज़नोबा होता है वो कहता है, जिस डॉल के ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर जो मैजिक सर्कल बना हुआ है उसके पार्ट्स में वो मैजिक सर्कल के पैटर्न अलग अलग हिस्सों में बने हैं और वो सारे के सारे हिस्से मिलके एक अकेला मैजिक सर्कल बनाते हैं जिसकी मदद से वो मैजिक डॉल काम करती है। क्लिफ कहता है, एक मिनट रुको, डॉल? तुम्हारा किस डॉल से मतलब है? तुम क्या उसी डॉल की बात कर रहे हो जो हमें उस घर के अंदर मिली थी? मैं भी उस डॉल को देखना चाहता हूँ। तभी ज़नोबा कहता है, मास्टर क्या ये ठीक रहेगा? क्या मैं इसको डॉल दिखा दूं? रूडस अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे बिल्कुल ज़नोबा, उसको दिखा दो। और अपने मन में सोचता है, आखिर इसको मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है इसमें? तो इसके बाद क्लिफ वो डॉल देखता है जो टेबल पे बिल्कुल खोल के रखी होती है और क्लिफ उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। क्लिफ हैरान होके बोलता है, जिस किसी ने भी इस डॉल को बनाया होगा वो सच में एक जीनियस होगा। रूडस अपने मन में सोचता है, वो आज क्लिफ सेनपाई ने अपने अलावा पहली बार किसी और को जीनियस बोला है। क्लिफ हैरान होके बोल रहा होता है, मैंने ऐसा मैजिक सर्कल पहली बार देखा है। आखिर एक मैजिक सर्कल को दूसरे मैजिक सर्कल के ऊपर कौन रखता है? नहीं नहीं, यहाँ पे तो और भी मैजिक सर्कल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। और क्लिफ ये मैजिक सर्कल देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। क्लिफ कहता है, आखिर ये किस तरह का मैजिक सर्कल है? तभी ज़नोबा कहता है, अब तक मैं भी इन मैजिक सर्कल्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन ये जो बुक है जो हमें उस घर में मिली थी उसके हिसाब से जो ये मैजिक सर्कल्स हैं, ये मैजिक सर्कल्स डॉल की कोहनी को हिलाने के लिए बनाए गए हैं। और यार क्योंकि यहाँ पे ज़नोबा को क्लिफ से ज्यादा नॉलेज होती है इस बारे में, तो तभी क्लिफ बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें इस बारे में मुझसे ज्यादा पता है? मैं तो सोचता था कि तुम बस अपने गाल डॉल से रगड़ते रहते हो। मैं तो तुम्हारे बारे में बस यही सोचता था। और हम देखते हैं जो क्लिफ होता है उसका मुंह बिल्कुल रोने वाला हो गया होता है। लेकिन तभी वहां पे एलिनालिस आती है। वो कहती है, अरे चलो भी, तुम भी एक जीनियस हो। अगर तुमने इसके ऊपर रिसर्च करी होती तो मुझे पक्का यकीन है तुम्हें इसके बारे में काफी कुछ पता चल चुका होता अब तक। और क्लिफ जिसका मुंह बिल्कुल रोने वाला होता है, एलिनालिस उसको गले लगाती है और उसको मतलब प्यार से समझाती है कि तुम भी एक जीनियस हो। और जो रूडस होता है वो तभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे एलिनालिस से यही उम्मीद थी। तो तभी रूडस क्लिफ को कहता है, क्लिफ सेनपाई आपको क्या लगता है अगर ये जो मैजिक सर्कल है हम इसको इसी तरह से यूज करें जैसा कि इस डॉल में है, तो क्या इससे नाना होशी की मैजिक सर्कल की प्रॉब्लम दूर हो सकती है? क्लिफ कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है, तो ठीक है, नाना होशी जिस तरह से अब तक ये मैजिक सर्कल बना रही थी वो अब वाले तरीके से बिल्कुल अलग था। शायद ऐसा हो सकता है ये जो नया तरीका है इससे मैजिक सर्कल काम कर जाए। इसके बाद जो क्लिफ होता है वो उस मैजिक सर्कल में अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए कहता है, तो चलो इसको करते हैं। ये जो पार्ट है अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दें तो इससे जो मैजिक सर्कल है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तभी रूडस कहता है, तो कैसा रहेगा ये जो इसके अलग अलग पार्ट हैं
हम इन सबको अलग अलग पेपर में बनाए इन सारे पैटर्न को, और उसके बाद उन पैटर्न्स को एक साथ मिला दें। क्लिफ कहता है ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। तभी ज़नोबा जूली को कहता है, जूली ऐसा लगता है इस काम में हमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो इसलिए प्लीज तुम सबके लिए चाय बना के ले आओ तब तक। जूली कहती है ठीक है मास्टर। और तभी एलिनोरिस कहती है ओ कितनी प्यारी है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो यार इसके बाद ये सारे के सारे उस मैजिक सर्कल के ऊपर काफी ज्यादा काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन। अगले दिन रूडस, क्लिफ और ज़नोबा ये तीनों के तीनों नाना होशी के सामने आते हैं। नाना होशी कहती है आखिर 3 मर्द मेरे सामने झुंड बना के क्यों खड़े हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत चल रहा है या तुम कुछ और सोच रहे हो? तभी क्लिफ चिल्लाते हुए कहता है मैं कभी गलत नहीं सोच सकता, मैं मिलिस का एक भक्त हूँ। तभी रूडस कहता है ओ नाना होशी, हो सकता है कि मैं तुम्हारे मामले में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने इन दोनों की राय मांगी थी मैजिक सर्कल के ऊपर, और हम सब ने मिलके कुछ ऐसी चीज निकाली है जिससे मैजिक सर्कल बेहतर बन सके। तो क्या अब तुम सुनना चाहोगी कि हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं? नाना होशी कहती है तुम्हारा जो मन है वो करो तुम, वैसे भी अब ये बिल्कुल नामुमकिन है। तभी रूडस कहता है तो ठीक है क्लिफ सेनपाई, तो चलो अब अपना काम करते हैं। इसके बाद क्लिफ कहता है तुम्हारा जो ओरिजिनल मैजिक सर्कल है उसके जो मेन पार्ट हैं वो मैंने इस पेपर में इस मैजिक सर्कल में बना दिया है, और बाकी के जो पार्ट हैं इस मैजिक सर्कल के उनको मेन पार्ट से जोड़ने के लिए हमने एक और लेयर बनाई है जिसको हम इस मैजिक सर्कल के ऊपर रखेंगे ताकि वो आपस में कनेक्ट हो जाएं। और इसको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए हमको इसके ऊपर ये वाली लेयर रखनी पड़ेगी, और इसके बाद ये जो मैजिक सर्कल है ये थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा, और इसके बाद ये वाली जो लेयर है हमें इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यार देखो अब तक जो नाना होशी होती है ये इनको बिल्कुल ही बिना इंटरेस्ट के सुने जा रही होती है, लेकिन जब ये अपनी रिसर्च के बारे में और ज्यादा बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा तो नाना होशी को भी इंटरेस्ट आने लगता है और वो ध्यान से सुनने लगती है। नाना होशी अपने बेड से उठ के मैजिक सर्कल के पास आते हुए कहती है अच्छा अब मैं समझी, जो मेरा मैजिक सर्कल था मुझे उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं मैजिक सर्कल्स को अलग अलग हिस्सों में बनाती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मैजिक सर्कल कितना बड़ा है। आखिर इतना आसान तरीका मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसके बाद नाना होशी उस मैजिक सर्कल के पास आती है और कहती है मैं इसको इसके ऊपर रख दूं और इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये कैसा रहेगा? मेरे समझ नहीं आ रहा है। और तभी वहाँ पे जो क्लिफ होता है हे कैसा रहेगा कि अगर तुम इस वाली लेयर को इसके ऊपर रख दो? नाना होशी कहती है ओ तुमने सही कहा, तुम काफी ज्यादा समझदार हो। तभी क्लिफ कहता है हाँ आखिरकार मैं एक जीनियस हूँ। नाना होशी कहती है लेकिन इस वाले पार्ट का हम क्या करें? मुझे इस वाले पार्ट में शक है, आखिर हमें इसमें क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं क्लिफ और नाना होशी ये मैजिक सर्कल के ऊपर आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं, और जो ज़नोबा और रूडस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। रूडस कहता है ज़नोबा क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? ज़नोबा कहता है नहीं मास्टर, ये दोनों के दोनों एक अलग ही लेवल में है हमसे। और हम देखते हैं नाना होशी और क्लिफ अभी भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ दें और इसको हम यहाँ पे जोड़ दें। और हम देखते हैं इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही होती है। लेकिन तभी रूडस ज़नोबा को कहता है खैर जो भी हो, कम से कम ऐसा लग रहा है कि जो अब नाना होशी है उसकी हिम्मत वापस आ चुकी है दोबारा से मैजिक सर्कल बनाने की। ज़नोबा कहता है आपने ठीक कहा मास्टर, और आपको देख के भी ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर भी काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है। रूडस कहता है क्या मेरे अंदर? ज़नोबा कहता है हाँ, जिस समय साइलेंट यानी कि नाना होशी बेहोश हुई थी उस वक्त आपको देख के ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत ज्यादा दुखी हो। रूडस कहता है मुझे अपने अतीत की कुछ बात याद आ गई थी, मेरे पास भी कोई भी उम्मीद नहीं बची थी उस वक्त, और मैं बस अपने कमरे के अंदर ही बैठा रहता था बिना किसी उम्मीद के, तो इसलिए मैं नाना होशी को खुद से रिलेट कर सकता हूँ। ज़नोबा कहता है ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको मैं कभी भी नहीं समझ सकता, लेकिन कभी भी आपको अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी, कभी भी आपको अगर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर याद करना, मेरे अंदर ताकत की कोई भी कमी नहीं है। रूडस कहता है हा ठीक है ज़नोबा, मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तो उस वक्त मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। और यार हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, और जो नाना होशी और क्लिफ होते हैं वो अपनी रिसर्च में काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे होते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग अगर आप में से किसी के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि ये जो आवाज अभी आप सुन रहे हो इस आवाज के पीछे कौन सा चेहरा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
और यार जाते जाते बस एक ही विश करूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो हमेशा खुश रहें। तो भाई लोग अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।